नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में। और इस चैनल में चल रही है एक सीरीज जिसका नाम है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हर बार मेरा यही प्रयास होता है कि मैं किसी नए कलाकार को आपसे रूबरू करूं। और अब बात करते हैं हमारे आज के मेहमान की। हमारे मेहमान हैं अनूप त्रिवेदी जी, जो कि एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर भी हैं और थिएटर की दुनिया से पिछले 32 सालों से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी नामी फिल्में की हैं। हाल ही में उनकी एक फिल्म आई है मामला लीगल है, जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल किया रवि किशन जी के साथ। पीपली लाइव एक फिल्म है जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल किया है। और एक फिल्म है मिस टनकपुर हाजिर हो। और अगर मैं फिल्मों के नाम लेता रहूं तो मुझे लगता है ये हमारा जो एपिसोड है इसी में खत्म हो जाएगा। वो बहुत सारा उन्होंने काम किया है। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्मों के बारे में, उनके सीरियल्स के बारे में, उनके अभिनय के बारे में, बहुत सारे उन्होंने टीवीसी ऐड भी करे। तो अगर हम ये बात करते रहें तो ये इंट्रोडक्शन करते रहें तो ये सीरियल पूरा, ये हमारा जो एपिसोड है पूरा इसी में खत्म हो जाएगा। तो चलिए करते हैं उनसे बातचीत, उनसे होते हैं रूबरू। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अनूप भाई। नमस्कार। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को ये बता दूं कि पिछले 2 साल से मैं अनूप भाई को ट्रैक कर रहा हूँ। बार बार कोशिश कर रहे हैं हम मिलने की, पर कोई इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि हम नहीं मिल पा रहे हैं। और ये बहुत बिजी भी हैं और थोड़ा सा ये देहरादून उत्तराखंड में रहते हैं, तो इसलिए भी थोड़ा इनसे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और अब ये बड़ी मुश्किल से मेरे पकड़ में आए हैं, तो आज ही हम बातचीत शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अभी आपकी फिल्म जो है ये मामला लीगल है, नेटफ्लिक्स पे देख रहे हैं लोग उसको और बहुत अच्छी जा रही है और उसमें आपका अभिनय भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगा कि वो फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए और वो आपका कैसा रोल है उसमें। मामला लीगल है। दरअसल मुझे लगता है बहुत एक लंबे अरसे के बाद ऐसा एक वेब शो आया है जो बिल्कुल डिफरेंट है। कोर्ट रूम ड्रामा है, सटायर है, कॉमेडी है और बिल्कुल हल्के फुल्के वे में जिस तरीके से उन्होंने गहरी बात कह दी है ना। तो मुझे लगता है एक बार तो जरूर देखेंगे आप, और आपको देखनी चाहिए। मतलब मैं दर्शकों से यही गुजारिश करूंगा, इसलिए नहीं कि मैंने उसमें काम किया है, इसलिए कि वो बहुत कमाल है और हर एक्टर की बखूबी उसमें शानदार अभिनय किया है हर अभिनेता ने। तो वो जो आपका ये मामला लीगल है नेटफ्लिक्स पे लोग देखना चाहेंगे तो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। जी 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 जी। तो आप नेटफ्लिक्स की बात हुई है, फिल्म की बात हुई है, तो आप एक और बहुत अच्छी फिल्म है जो अभी डिज्नी पर है, कन्नूर स्क्वाड। तो उस फिल्म के बारे में भी जरूर मैं जानना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत अच्छी फिल्म है। 2023 में वो फिल्म रिलीज हुई थी और पहले तो मलयाली में थी और अब तो हिंदी में भी अवेलेबल हो गई है। तो उस फिल्म के बारे में भी जरा कुछ अपने दर्शकों को अगर आप बताएं तो। ये कई भाषाओं में है दरअसल फिल्म। मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, हिंदी है, डब की गई अब तो बहुत सारी भाषाओं में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ये फिल्म भी मैं कहूंगा जरूर देखनी चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते, एज्यूम नहीं कर सकते आगे क्या होने वाला है। ट्विस्ट एंड टर्न इतने सारे हैं। अरे और बिल्कुल हर बार ये लगेगा आपको, अरे यार अब क्या होगा। सस्पेंस है, थ्रिलर है और एक मिस्टीरियस है। सिंपल सी कहानी है, लेकिन उस कहानी को जिस तरीके से डायरेक्टर रवि राज ने जिस तरीके से उसको डायरेक्ट किया है, फिल्माया है, और जिस तरीके से उनके भाई ने, रोनी ने इस फिल्म को लिखा है, कमाल है फिल्म। और ये मुझे मिली कैसे, इसकी बड़ी शानदार कहानी है। आप ये सवाल पूछे तो मैंने इसको एक सवाल बना दिया। बात ये हुई कि मैंने कभी साउथ के डायरेक्टर हैं, अच्छा, एम पद्म कुमार, उनकी एक फिल्म थी जोसेफ। अच्छा। वो बड़ी हिट हुई फिल्म मलयालम में। अच्छा। उन्होंने फिर उसको शायद तेलुगु में बनाया, वो भी हिट हुई। फिर उन्होंने इस फिल्म को हिंदी में बनाने के लिए ट्राई किया और बकायदा वो सफलता पाई उन्होंने। और ये इन्होंने फिल्म बनाई, शुरू कर दी बनानी, मतलब। अच्छा। तो हमने इसकी शूटिंग की जयपुर में और उदयपुर में, जिसमें सनी देओल, रवि किशन, मैं और मेरा एक दोस्त है रोहित। अच्छा। हम 4 दोस्त हैं इस फिल्म में। 4 दोस्तों के इर्द गिर्द ही वो कहानी है। ये हम लोग इस फिल्म की लगभग 70% शूट कर चुके हैं। फिल्म चल रही है अभी, वो जल्दी आ जाएगी। जल्दी दर्शकों भी आ जाएगी। एम पद्म कुमार उसके डायरेक्टर है, वो केरल के, मतलब मलयालम फिल्म डायरेक्टर, मशहूर डायरेक्टर है। हुआ यूं कि जब वो फिल्म अभी बीच में रुकी तो उसके बाद मलयालम में ही एक डायरेक्टर है रवि, जो कन्नूर स्क्वाड की बात कर रहा हूँ मैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो उन्होंने एम पद्म कुमार ने उनको मेरा नंबर दिया, रेकमेंड करा। जी।
वरना साउथ में अचानक फिल्म मिलना तो कोई बहुत मुश्किल हुआ है। जी जी बहुत मुश्किल होता है। तो उसके कारण मुझे वो फिल्म मिली, सीधे सीधे डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट हुआ। मामूटी सर के साथ काम करने का मेरा सौभाग्य कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। मतलब लीजेंड है, लिविंग लीजेंड। बहुत बड़ा नाम है मामूटी जी, बहुत बड़ा नाम है फिल्म का। मतलब चाहे इस तरफ हिंदी फिल्मों में कहो या चाहे उधर साउथ की फिल्मों में, बहुत बड़ा नाम है। सिनेमा सिनेमा है, वर्ल्ड वाइड सिनेमा सिनेमा, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अच्छा, जैसे अब कोई आपका जैसे फ्यूचर के में कोई फिल्में जो आने वाली हो, अगर वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, कौन सी फिल्में आपकी आने वाली हैं, कुछ जिनमें आप काम कर रहे हो जी। जैसे एक तो आपने ये बता दी जो सनी देओल सर के साथ आपकी आने वाली सूर्या है वो फिल्म, हाँ सूर्या जो आने वाली है। और एक फिल्म आ रही है इनके साथ, क्या नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उसके साथ मेरी एक फिल्म है। और एक फिल्म आ रही है जयदीप अहलावत के साथ। ये आने वाली कुछ मेरे कुछ काम है। अच्छा अनूप जी, ये बात तो हो गई आपकी जो अभी हाल फिलहाल में फिल्में आ रही हैं जो आप काम कर रहे हैं। बट ऐसा होता है ना कि जब भी हम कोई भी काम करते, चाहे कोई भी जॉब हो, कोई कुछ भी हो, मतलब कोई भी आप जैसे आपकी हॉबी है, एक्टिंग करना आपकी हॉबी रही होगी बचपन में, तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत तो हुई होगी। तो ये बचपन में आपका कैसा रहा और ये शुरुआत कैसे हुई, तो ये जरूर हम जानना चाहेंगे। हाँ, देखिए मैं यूपी के एक बहुत छोटे से टाउन से हूँ। अब वो जिला कासगंज है। अच्छा, जिला कासगंज। कासगंज गंज डुंडवारा है, छोटी सी जगह उसका नाम है। तो वहां तो आज भी लोग नहीं जानते कि थिएटर में क्या होता होगा, थिएटर कैसा होता है, जबकि इतना सब कुछ है, माध्यम बहुत सारे हैं, इतना दुनिया आगे पहुंच गई है। तो वहां तो हमें पता ही नहीं था कि फिल्मों में कैसे जाया जाए या थिएटर कैसे करेंगे। तो शुरुआत में ये लगा कि जैसे हर बच्चा सोचता है कि कोई बड़ा, हर माँ बाप चाहता है और हर बच्चा सोचता है कि उसको नौकरी मिल जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो शुरुआत होती है, मैं वहाँ के स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और मंडल स्तर पे जो भी इवेंट्स होते थे, कल्चरल प्रोग्राम्स, उनमें पार्टिसिपेट करता था बतौर एक सिंगर। अच्छा। मैं गाता था बचपन में। अच्छा। तो मुझे बुलाते थे लोग कि आइए आप भी गाइए, और प्रोत्साहन मिलता था मुझे, कोई पुरस्कार या कुछ, कभी पैसे मिल गए, गिफ्ट मिल गए। तो करते करते अचानक एक दिन मैं सिक्स या फोर्थ या सिक्स क्लास में रहा हूँगा, तो एक पोस्टर लगा हुआ था फिल्म का मेरे साथ। मैं और अनूप उपाध्याय, एक मेरा दोस्त है, जो भाभी जी घर पे आते हैं, जी, जो मामा बनते हैं, जी, बिल्कुल करेक्ट। तो दोनों बचपन के साथी हम लोग। तो हम लोग जा रहे थे, तो एक पोस्टर फिल्म का बदलता है, तो उस पर पोस्टर लगा ही रहा था वो। तो हम पोस्टर धीरे धीरे पढ़ते रहे, शौक तो था ही देखने का। तो पढ़ रहे हैं JHOOTAKAHINKA। हम कह रहे हैं जूता काहिन का, यार ये कौन सी फिल्म हुई। इतने में एक रिक्शा वाला उधर से गुजरता है और वो पढ़ता हुआ जाता है पोस्टर को, अरे झूठा कहीं का लग गई। तो ये तो लगी थी वो फिल्म। एक तरफ वो फिल्म देखना था, इतने मैंने देखा कि शहर में कोई बड़ा व्यक्ति आने वाला है। तो आता है तो हमारे गांव में क्या होता है कि दोनों तरफ सड़कों की तरफ चूना डाला जाता है, मशक से पानी से धोई जाती है सड़कें, तोरण द्वार बनाए जाते हैं अशोक के पत्तों से और गेंदे और गुलाब के फूलों से। तो मैंने पूछा वहीं पे एक किराने की दुकान पे, अंकल आज मतलब ये क्यों हो रहा है, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि बेटा वो जिलाधिकारी साहब आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम आ रहे हैं, डीएम साहब। तो मैंने कहा यार उनके लिए इतना सब कुछ करना पड़ता है। तो आने वाले कितने बजे, उन्होंने कहा 9-10 बजे पहुंच जाएंगे। अभी बजे थे 7:30। तो उस दिन हमने स्कूल बंक किया, मैंने और अनूप ने। हमने सिर्फ ये देखा वो आएंगे तो आज उनको देखते हैं। अच्छा, क्यूरियोसिटी होती है बच्चों में। हाँ, तो थोड़ी देर बाद वो आए, 9:30 बजे के आसपास। हम लोग वहीं खड़े रहे। तो इतनी भीड़ और उतना स्वागत उनका, गाड़ियां साइरेन और उतरे हैं वो। तो लोगों ने फूल मालाएं उनको पहनानी शुरू की, फूलों की वर्षा हो रही है। तब लगा यार ये डीएम इतनी बड़ी चीज होती है। तो अब तो मैं डीएम बनेगा हम दोनों यार। और हम चले गए फिर घर। तुम घर वालों ने पूछा अरे आए नहीं, अरे हमने कहा वहां चले गए थे वो। तो खैर कोई बात नहीं, बात आई गई हो गई।
कुछ दिन बाद हमने देखा कि फिर वही सजावट और सब तैयार है, इस बार और ज्यादा सजावट हो रही है। अब पूछा कि कौन आ रहा है, तो पता लगा वो कमिश्नर साहब आ रहे हैं। ओहो, तो फिर आज उनको भी देखेंगे। तो फिर हम लोग खड़े हो गए उनको देखने। तो इस बार तो और ज्यादा भीड़ थी, तो भीड़ में लोगों की टांगों के बीच में से झांक के देख रहे हैं कि कैसे हुआ। तो तब देखा वहां पे डीएम भी थे, एसएसपी भी थे, और कौन नहीं था, दुनिया भर के एमएलए एमपी सब लोग थे वहां पे, लोकल नेता, गणमान्य नागरिक, और भव्य स्वागत। तो फिर हमने डिसाइड किया यार कमिश्नर बन जाते। अब कमिश्नर तो बड़ा कुछ नहीं होता है, मतलब डीएम भी गए, अब चलो कोई बात नहीं, कमिश्नर बनते हैं। गए कमिश्नर का सोचते सोचते सपना लेकर कि अच्छा हम भी बनेंगे तो ऐसे ही हमारे लिए भी होगा, स्वागत होगा। तो मतलब भीड़ और वो सब पब्लिक के साथ रहने का जो आनंद है वो तभी से आने लगा। फिर ये हुआ अनाउंस, हमारे यहाँ क्या होता है जब कोई आता है, जैसे पिक्चर लगती है या कोई आने वाला होता है, तो जी हाँ बहनों भाइयों, फला मैदान में, गांधी मैदान में आज जाकर देखिए कि फलाने महाभारत के मशहूर अभिनेता मुकेश खन्ना जी पधार रहे हैं हमारे शहर में। इतना सुंदर था। तो फिर हम लोग तो वाह यार ये एक्टर को देखेंगे। उस वक्त महाभारत चल रही थी और बहुत मशहूर थे वो। अब क्या हुआ, जिस ग्राउंड में वो आने वाले थे, तो लोगों ने हफ्ते भर से वहां पे बैलगाड़ियां, बुग्गियां, ट्रैक्टर, ट्रॉली में भर भर के लोगों ने वही टेंट वेंट जमा दिया, मतलब उस ग्राउंड में रहने लग गए लोग हफ्ते भर से कब्जा करके। इतनी भीड़। और मुकेश खन्ना आए तो देखा मंच पे हर जो सपने के बारे में सोचा था कि डीएम, एसएसपी और कमिश्नर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर और गांव के सब गणमान्य नागरिक, सब उनके गले में फूल मालाएं डाल रहे हैं, और पब्लिक पागल हो रही है उनकी आवाज सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। और क्या हुआ कि तब मैंने देखा कि मुकेश खन्ना सर के सामने पूरे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे और जितने भी नेता गण थे, सब अभिनेता के सामने नतमस्तक हो गए, और सब में हो थी कि कौन इनके साथ सेल्फी ऐसे खिंचा ले, फोटो खिंचा ले। क्या कैमरे होते नहीं थे, लेकिन सब होड़ में लगे हुए थे, फोटो खींचते थे उस वक्त। तब लगा यार फिर बड़ी चीज है, वो तो इन सब के ऊपर एक्टर है। मतलब चाहे वो डीएम हो, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो। तब लगा अभिनेता बड़ी चीज है, तो अभिनेता बनेंगे। उस दिन से शायद ये डिसाइड कर लिया था कि अब अभिनय ही करना है जीवन में। अच्छा, वो दिन। और उसके बाद से फिर स्टार्ट, उसके बाद से बस ऊपर वाली कृपा हुई। ग्रेजुएशन किया 91 में, बीएससी किया। अनूप ने और हमने दोनों ने रात को ही अपना बैग पैक किया और सीधा दिल्ली। अच्छा, दिल्ली आ गए आप दोनों? सीधा कट टू दिल्ली, बिना किसी पहचान के सीधा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पहुंच गए। अच्छा, वहां मुलाकात हुई हमारे एक गुरु कह लीजिए, गुरु भाई कह लीजिए, विजय शुक्ला। उस वक्त ऐसे एक्टर थे जिनके नाम से दिल्ली में, शायद आपने सुना नहीं होगा कि थिएटर में भी किसी व्यक्ति के नाम से टिकट बिकते हैं। उस पर लिखा होता था बकायदा पोस्टर पर, विजय शुक्ला एज एंड इन द जनपद किस, डायरेक्टेड बाय रंजीत कपूर। मतलब उनके नाम से बिकते थे? नाम से बिकते थे टिकट, और ऑडियंस आके काउंटर पे पूछती थी विजय शुक्ला है इसमें। तो वो विजय भाई हमें मिले जिन्होंने मार्ग प्रशस्त किया आगे का। आगे की बहुत लंबी एक कहानी, बहुत लंबी यात्रा है। तो जब मैं पहली बार मैंने हबीब साहब को जब ज्वाइन किया, हबीब तनवीर साहब का नया थिएटर, तो गांव से आया था, नया था, बच्चा था, 21 साल उम्र थी। तो 6 महीने तो मैं बैठा रहा उनके यहाँ। अच्छा, हबीब साहब एक नया नाटक तैयार कर रहे थे, देख रहे हैं, तो मुझे उन्होंने पूछा तक नहीं। तो बस ऐसे बहुत लोग आते थे वहां पे, लेकिन उन दिनों जो आ रहे थे उनमें आशीष विद्यार्थी, नंदिता दास, और आज के बड़े बड़े अभी डायरेक्टर बन गए, एक्टर बन गए वो लोग, अनुराग कश्यप, सब लोग बैठते थे वैसे ही। अच्छा, हाँ, सब लोग आते थे हबीब साहब के शाम को, तो सब बैठते थे, मैं भी बैठा रहता था। तो 6 महीने बाद हबीब साहब ने मेरा नाम लेके पूरा, अनूप त्रिवेदी, मैं थोड़ा पैर कांपने लगे, मैंने क्यों बुलाया आज मुझे, और हबीब साहब मेरा नाम भी जानते हैं, मुझे यकीन नहीं था। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला पहले अनूप, तो हम उस वक्त 4 अनूप थे। हबीब साहब क्या चारों कोरस की तरह बोले यस सर। अनूप रंजन पांडे, अनूप उपाध्याय, अनूप त्रिवेदी, अनूप शुक्ला।
अच्छा, चार अनूप। तो हबीब साहब बोले, जैसे हम चार बोले अनूप, उन्होंने कहा यस सर। तो हबीब साहब बोले यार ये बड़ी मुसीबत है। तो उस दिन से उन्होंने सबका नाम लेना शुरू कर दिया, भले ही वो अनूप रंजन पांडे, अनूप त्रिवेदी, तब उन्होंने मेरा नाम पुकारा, अनूप त्रिवेदी आइए। और मुझे एक लाइन दी नाटक में। अच्छा, मुझे क्या था, गांव से आया था तो मुझे सा और शा का फर्क नहीं पता था, जा और जा का फर्क नहीं पता था। तो मैं आया, अभी सब लाइन वही थी कि गांव में प्लेग फैल गया, शहर में अफरा तफरी मची हुई है, लूटपाट लगी हुई है, मारकाट मची हुई है। तो मैं आया हूं और एक आदमी आके मुझे चाकू घोंप देता है और मुझे प्लेग हो गया, और मैं आके डायलॉग बोलता हूं, मैं तो खुद ही अपने पांव चलकर शमशान भूमि जा रहा था, मुझे क्यों मारा, मेरा सहारा कौन, मेरा गिर जाना था। अच्छा, अब मैं कांप गया। अभी सब ने एक लाइन दी, एक लाइन मेरे लिए इतनी भारी थी, मुझे लगा जैसे मैं मोनोलॉग बोलने वाला हूँ कोई। तो मैं आया और मैंने आके वो लाइन बोली, अभी साहब बोले नहीं, और बजे थे अभी शाम के 7 से 9 होता था रिहर्सल। बोले जाइए दोबारा बोलिए। मैं फिर आया, फिर मैंने वो लाइन बोली, अभी साहब बोले नहीं, जाइए दोबारा बोलिए। तो बच गए 9। मैं बार बार आता, बार बार वो लाइन बोलता, और मैं ठीक से मर नहीं पा रहा था। तो हबीब साहब कहते हैं, पाइप पीते थे वो, पाइप पीते जोर से उन्होंने अपना पाइप काटा, बोले इससे पहले तुम क्या मरे नहीं हो मेरी जान। तो सारे थिएटर में 40 लोग जो बैठे हुए थे, सब जोर से ठाका लगा के हंसे। बोले जब तुम मरना सीख जाओगे तो ये रोल कर बखूबी कर पाओगे। बोले आज तुम्हें एक्टर बना के ही छोड़ूंगा। बस उन्होंने अपना पाइप रखा, फिर मुझसे बोले आइए अब आइए। मैं आया, नहीं मर पाया। अभी साहब नहीं दोबारा जाओ। फिर इस बीच उन्होंने कहा, रामचरण दादा होते थे हमारे एक, रामचरण निर्मलकर, जो बैंडिट क्वीन आपने अगर देखी हो, तो फूलन देवी के वो फादर का रोल किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा, बहुत कमाल एक्टर थे वो। तो अभी साहब ने कहा, रामचरण भला आओ जरा मर के तो दिखाओ। रामचरण दादा इतने सहज ढंग से आए, डायलॉग बोला उन्होंने और वो मर गए। तालियां बजी थिएटर में हमारे रिहर्सल में। हबीब साहब ने बोला, देखा कैसे मरते हैं, अब मरो। बज गए 11 और मैं बार बार मरता था और रोने भी लगा जाके मैं विंग्स में। तो हमारे थिएटर के दोस्तों ने बोला, नहीं यार अनूप तू कर लेगा, कर 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 बेटा कर। और रामचंद्र दादा ने भी मुझे बताया, ऐसे 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 करना है। मैं गया, 11 बज गए थे। अब जाके, अच्छा लोग गुस्सा इसीलिए कर रहे थे, लोगों को घर जाना था, कह रहे थे तेरी वजह से हम घर नहीं जा पा रहे, ठीक से मर जा यार। तो मैं आया, मैंने डायलॉग बोला और मैं मर गया। शायद मैं थोड़ा बहुत मर पाया। हबीब साहब ने अपना बैग उठाया, पाइप लिया और उठ के चले गए, रिहर्सल पैकअप। तो शायद तो मुझे लगा कि मरना सीखोगे मतलब आर्ट में, तो शायद आप जीना सीखोगे। बहुत जबरदस्त बात है। जब मरना सीखोगे तो जीना आएगा। मतलब झोंक दोगे अपने आप को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो शायद वही था मेरा पहला एक्सपीरियंस, पहली लाइन मंच की, बड़े मंच की। तो ये तो बहुत कारगर चीज है। मतलब ये आपने एक दिन में जो सीखा, ये आगे तक काम आया। आगे तक क्या, फिर तो मतलब यही होता था, सारी जिंदगी अभी तक मर ही रही है। हर लाइन मुझे लगती है इसमें मरना पड़ेगा यार। तब जाके जान आएगी, तब जाके जान आएगी। अच्छा, तो फिर जैसे आपने फिल्म, आपने संघर्ष बहुत करना पड़ा, ये तय है। तो पहली फिल्म जो आपको मिली वो पीपली लाइव मिली है। पीपली लाइव थी। तो वो कैसे मिली आपको फिल्म? पीपली लाइव की बड़ी मजेदार कहानी है। पीपली लाइव की भी कहानी है कि मैं एनएसडी रेपर्टरी में था उस वक्त। तो अचानक रात को मेरे दोस्त हैं दानिश हुसैन, दानिश और महमूद भाई हमारे एक दोस्त हैं, जो दास्तान गो के नाम से मशहूर है पूरे देश में, बहुत मशहूर लोग हैं। तो वो लोग एक फिल्म बना रहे थे, अनुषा रिजवी, दानिश और महमूद भाई की वो पत्नी है। तो वो फिल्म बना रहे थे पीपली लाइव। अच्छा, पीपली लाइव। हाँ। तो
मुझे पता नहीं था वो आमिर खान प्रोडक्शन की है या आमिर खान के साथ कुछ ऐसा वो कर भी रहे हैं। तो मैं दानिश को जानता था। तो दानिश का एक दिन फोन आता है मेरे पास रात को करीब कोई 10 बजे के आसपास के, यार अनूप तुम कल आ सकते हो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, वहां पे हम लोग यार एक वो कर रहे हैं ऑडिशन एक फिल्म के लिए। तो मैंने कहा यार मुझे छोटा रोल देना, मैं आ जाऊंगा क्योंकि मैं रेपर्टरी में हूँ, मैं बड़ा रोल कर नहीं पाऊंगा। शायद ही ऐसा कोई बोलता होगा। तो मैं गया, जैसा ऑडिशन दिया मैंने, जैसा मुझे आता था मैंने दिया, मैं चला आया। अब 2-4 दिन बाद फोन आता है दानिश का रात को 3 बजे। अच्छा। फोन आया, मैंने देखा, मैंने रख दिया उसको। मैंने 3 बजे यार कोई तरीका फोन करने का, फिर आ गया उसका फोन, फिर मैंने रख दिया, फिर तीसरी बार उसका फोन आया, मैंने हाँ बोल। तो वो मुझसे बोलता है क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा यार सो ही रहा हूँ और क्या करूँ। बेटा तुम सो रहे हो, तुम्हारी किस्मत जग रही है, लो बात करो। तो उसने दिया फोन आमिर सर को। अच्छा, आमिर खान से बात। हाँ, लो बात करो। मैंने कहा हेलो, हाय अनूप, दिस इज आमिर हियर। मैंने आमिर, कौन आमिर? मैंने कहा क्यों यार दानिश क्या मजाक कर रहा है तू? अरे बोले अनूप मैं आमिर खान बोल रहा हूँ। और भाई साहब मैं मतलब खड़ा हो गया नींद से, एकदम जग के एकदम आंखें खुल गई मेरी। बोले अनूप यार तुमने क्या कमाल का ऑडिशन दिया है, अरे ये तुम्हारे दोस्त हैं, ये तुम्हें छोटा रोल दे रहे हैं, नहीं तुम एक अच्छा रोल करोगे, देखो कल मेरे ऑफिस से फोन आएगा आपके यहाँ, विश यू ऑल द बेस्ट। पीपली लाइव शुरू हो गई। पीपली लाइव शुरू हो गई। अच्छा, वो जो पीपली लाइव का, पीपली लाइव क्या बात कर रहा हूँ, वो पीपली लाइव थी। पीपली लाइव का आपका अनुभव कैसा था? मतलब जैसे नवाज भी उस टाइम पे नए थे उस फिल्म में। हाँ। और वैसे जो एस्टेब्लिश अगर कहा जाए तो दबू भाई थे। और जो उसमें उन्होंने जो जिसकी जो आत्महत्या करते वो नत्था, वो भी कोई हमारी थिएटर से है, नया थिएटर से मतलब एकदम नए बंदे थे सारे लोग। तो और अनुभव कैसा था उस फिल्म का? क्योंकि वो फिल्म बहुत ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ही जैसे बोलते हैं ना रॉ में ही वो बनाई गई है, बहुत एकदम उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये है कि उसका जो सबसे बड़ा अनुभव, आप फिल्म देखेंगे तो आपको लास्ट में एक सीन दिखेगा जिसमें सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है पूरे उसमें। जब वो मेला उठ जाता है। मेला उठ जाता है। मेला उठ जाता है। तो वो सीन जब हम फिल्मा रहे थे तो वो देख के मेरे मन में भी मतलब मैं भी शायद रो गया था, क्योंकि हम लोग इतने दिन रहे वहां पे, 25-30 दिन बकायदा वो जश्न हो गया था गांव वालों के लिए। ज्यादा लोग तो आते ना, तो गांव के ही लोग होते थे, या भोपाल से कभी कभी में था। हाँ, 100-150 किलोमीटर भोपाल से, लेकिन फिर भी लोग आ जाते थे भोपाल से शूटिंग देखने। तो ज्यादा वो था नहीं वहां पे, क्योंकि कोई स्टार था नहीं उनमें जिसको देखने आए लोग। तो वो बड़ा इमोशनल और सेंसिटिव सीन था मेरे लिए, मतलब कि आज हम जा रहे हैं, मतलब पैकअप हो रहा है हमारा। और फिल्म का भी पैकअप ही था बेसिकली। अनुभव ये था कि इसमें मतलब जी हमने वो लाइफ जी। तो क्या किया ये मतलब जैसे ये होता है ना कि आप मतलब एक बिछड़न होती है, मतलब एक टूटन होती है ना, जैसे कहीं कहीं से आप कोई जैसे कोई जगह छोड़ के जा रहे हो, तो वो बिल्कुल वही एहसास था वहां, वही एहसास हुआ होगा आपको। हाँ। तो जैसे अब ये पीपली लाइव करके आप आ गए, उसके बाद फिर दोबारा से रंगमंच में का वो। हाँ, फिर मैं अपना कंटिन्यू करता रहा और लगातार काम कर रहा हूँ। रंगमंच में चल रहा है। रंगमंच में लगातार मैं अभिनय कर रहा हूँ, निर्देशन कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो जैसे आप संगीत करता हूँ। जैसे आप कहते हो गाना, मैं गीत संगीत पे ही आ रहा था कि मतलब जैसे गाने की आपने कोई ट्रेनिंग ली है? नहीं, ट्रेनिंग नहीं ली मैंने। ट्रेनिंग नहीं, बस ऐसे ही जैसे मतलब शुरू में लोग हाँ भाई गाना सुना दे, गा दिया, फिर धीरे धीरे दोस्तों के बीच गाना गाना शुरू कर दिया, ऐसे बस ऐसे ही है। तो कुछ ऐसे हमें भी सुना दीजिए फिर कुछ, अगर आपको कुछ भी बढ़िया आपको समझ में आता हो। सोनू के सोने के चिड़ैया बोले, सोने के चिड़ैया बोले कागा तुर पिंजरा ले। सोने के चिड़ैया बोले कागा, सोने के चिड़ैया बोले
सोनी के चिड़ैया बोले कागा तोर पिंजरा ले, सोनी के चिड़ैया बोले कागा। काहे को भटकत रे मोह माया के जाल मां, काहे भूलाए दिए जग के ते काम चोला, जग के ते काम। काहे भूलाए दिए जग के ते, काहे भूलाए दिए काम, तोर पिंजरा ले, सोनी की चिड़ैया बोले कागा। सोनी के चिड़ैया बोले, सोनी के चिड़ैया बोले कागा तोर पिंजरा ले, सोनी के चिड़ैया बोले कागा। सोनी के बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। बहुत आपकी आवाज में ना जो एक रॉनेस होती है ना, वो है आपकी आवाज में, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, आप मुझे बता रहे थे बात कि आप थिएटर भी करते हैं, दिल्ली में भी थिएटर करते हैं और फिल्म में आपको भी। छोटी सी एक बात बताऊंगा इसमें। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। आपने बोला ना स्ट्रगल, मतलब क्या परेशानी आई थिएटर करने के दौरान, मतलब मेरे लिए तो बड़ी मजेदार है, मतलब सबक मिलना चाहिए शायद लोगों को कि आज की डेट में मेरे पेरेंट्स ने नहीं रोका मुझे कि आप एक्टर बनना है, तो उन्होंने रोक दिया मुझे। सचिन तेंदुलकर का भी यही कहना है कि अगर बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो कोई माँ बाप आज पुश नहीं करते, अब तो करने लगे हैं, खैर छोटे छोटे टाउन से भी लोग आने लगा, आईपीएल जब से शुरू हुआ है। ऐसे ही मुझे लगता है बच्चा जो करना चाहता है ना, वो यार प्रेरित करें उसके लिए, ना कि आप उस पर थोपें कि बेटा तू डॉक्टर ही बन, जबकि बन उसका बनने का इंजीनियर है। बिल्कुल, जो जहां उसका मन है वही, अगर आप उसमें पुश करेंगे तो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगा किसी भी फील्ड उसका में। मन होगा वहां पर। तो हुआ यूं, मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अच्छा। थिएटर के दिनों में। तो उसने शायद अपने घर पे बताया कि मैं एक मेरा मतलब बॉयफ्रेंड है, या मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ, अनूप नाम है उसका। बोले क्या करता है, उसकी माँ ने पूछा। माँ उनकी गवर्नमेंट ऑफिसर थी। क्या करता है, उसने कहा मम्मी वो थिएटर करता है। थिएटर तो ठीक है, पर काम क्या करता है? अरे मतलब ठीक है, तो थिएटर करता, बोले थिएटर तो ठीक है, लेकिन करता क्या है, काम क्या करता है? ये सवाल बहुत सारे लोगों से, मैं जिन लोगों से मैं बातचीत करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये सवाल कहा है। और ये सिचुएशन आप बता रहे हैं, नहीं ये हुई है ना मेरे साथ, इसलिए मैं जैसे जब हम बात शुरू कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था ना, ये मध्यम वर्गीय परिवार जो है ना, तो उनको आर्थिक असुरक्षा होती है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उनको मतलब ये है, ठीक है शौक की चीजें हैं ये, पर एक आपका रिसोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे, बात कर रहे थे, तो मैं आपसे एक जनरल बात ऐसी मैं पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग में ये बात आई कि मतलब दिल्ली का जो थिएटर है, दिल्ली का जो स्ट्रगल है दिल्ली के थिएटर में, और मुंबई, और जो मुंबई का थिएटर है, उसमें क्या डिफरेंस है? मतलब मैंने देखा है, मतलब मोस्टली मैं दिल्ली के बहुत सारे थिएटर आर्टिस्ट से मैं बात करता हूँ, अब मिलता जुलता रहता हूँ, तो मुंबई में क्या है, मतलब मुंबई का थिएटर जो है वो, आपने तो दोनों जगह देखा हुआ है, मुंबई भी देखा हुआ है, किया भी है मैंने, बम्बई में थिएटर भी किया है। क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए थिएटर आप दुनिया में कहीं भी करें, फर्क तो नहीं है, लेकिन बम्बई में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। बम्बई में फर्क ये है कि आपको मौका ये मिलता है, जैसे आप आज परफॉर्म कर रहे हैं, और बाय द वे अगर आपका रोल बहुत अच्छा है और नाटक भी सक्सेसफुल है, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, और उस दौरान कोई फिल्म डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई पर्सनालिटी या कास्टिंग डायरेक्टर वो देखने आता है और आपसे आके मिलता है, कहता है आपने बहुत कमाल किया, प्लीज आप अपना नंबर दीजिए, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है ये। तो हमारे दिल्ली वाले लोगों को भी यही लगता है कि दिल्ली का अगर कोई प्ले है और बम्बई में लग जाए, बाय द वे पृथ्वी थिएटर में, एनसीपीएम मुंबई में, टाटा थिएटर में, तो मतलब कहीं मुंबई में भी उनको प्रदर्शन करने का मौका मिले, और मुझे लगता है मिलना चाहिए। और अब तो खैर ये भी हो गया कि कहीं से भी कास्टिंग हो सकती है, क्योंकि अब वो दौर बदल गया है। दौर तो बदल गया, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे मतलब ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ऊपर वाली के पास से मुझे यहीं से लोग अप्रोच करते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स। अच्छा, उनका शुक्रिया। आपकी एक फिल्म भी मैंने देखी थी कुछ टाइम, मैंने शायद आपको बताया भी था,
मिस टनकपुर हाजिरो। हाँ। उस फिल्म के बारे में हम जरूर बात करेंगे क्योंकि वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है और मैंने थिएटर में देखी थी वो फिल्म, तो मुझे ये तो बहुत पसंद आई थी। तो आपका क्या अनुभव है और वो फिल्म आपको कैसे मिली? वो फिल्म के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मिलना तो कास्टिंग डायरेक्टर के ही थ्रू मिली मुझे। हमारे एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे कहा अनु भाई आप आ जाइए, डायरेक्टर चाहते हैं आपका, एक ऑडिशन भेजना। मैं गया, मैंने एक ऑडिशन दिया और बहुत जल्दी में था। मेरी बेटी के पास मैं उत्तराखंड जाने वाला था, बैग लेकर बकायदे गया था ऑडिशन देने। अच्छा अच्छा। मनोज लीला भट्ट नाम है उन कास्टिंग डायरेक्टर का, दिल्ली के हैं। तो मनोज ने मुझसे बोला आ जाइए, मैंने ऑडिशन दिया और बस चला गया मैं। बस दूसरे तीसरे दिन तो मेरे पास फोन आ गया, उत्तराखंड में ही था उस वक्त, प्रोडक्शन हाउस से, कि सर आप ऐसे ऐसे कास्ट कर ले गए हैं उस रोल में। बस सिलसिला शुरू हो गया और सौभाग्य मेरा ये रहा कि जितने एक्टर्स हैं उस फिल्म में, ओमपुरी सर, अनु कपूर सर, संजय मिश्रा जी, रवि किशन जी, तो पहली मुलाकात मेरी रवि किशन जी से वहीं पे हुई, वहीं उस फिल्म में, उस फिल्म के सेट पे। हाँ, और सब लोग इतने कमाल के एक्टर्स हैं, मतलब उसमें तो खैर मैं क्या कहूँ, मेरी छोटा मुंह बड़ी बात होगी, अब मैं ओमपुरी सर के बारे में बोलना शुरू करूं। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा उन सबके साथ काम करके, मैंने बहुत सीखा, जो हर एक्टर को शायद वो रहता ही है कि जब इतने अच्छे लोग, लीजेंड लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको भी कहीं आपकी वजह से कट ना हो, मतलब टेक दोबारा आपकी रीटेक आपकी वजह से ना हो। तो इस बात का ध्यान रखता था मैं, अपने डायलॉग पूरा याद रखना, टाइम से पहुंचना, और बिल्कुल डरा हुआ सा रहता था। मगर इन लोगों ने इतना सहज कर दिया था कि मुझे परफॉर्म करने का बहुत मजा आया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसके सामने परफॉर्म कर रहा हूं, कभी नहीं सोचा मैंने इस बारे में। मैंने ठीक है अब तो वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूं। हाँ, मैं यही, मतलब ये बात भी होती है ना कि जब आप एक्टर तो एक्टर ही है, हाँ, वो उसके सामने कोई भी हो, बस तो बस वो भी एक्टर है, आप भी एक्टर हो, बस, और आप अगर अपने फील्ड में माहिर हो तो फिर वो उस चीज का तो ये तो होता ही है। अनु भी आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें आप सुनने को भी मिल रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे ना आप इतना काम आपने कराया है, थिएटर में भी कराया, फिल्मों में भी कराया, पर कुछ ऐसे कोई एक्सपीरियंस आपके हों जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, जो आपको मतलब लगता हो कि हाँ ये एक्सपीरियंस मुझे पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए? हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। एक वाक्य बताता हूँ आपको। मेरा एक नाटक एनएसडी रेपर्टरी में था और हाउसफुल, लोगों को बहुत पसंद आई परफॉर्मेंस मेरी, मतलब इतनी कि लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन, तालियां बजा। हाँ, और दूसरी बात में ग्रीन रूम से जब बाहर निकला, मेकअप वेकअप अपना उतार के, कॉस्ट्यूम चेंज करके, तो देखा कि बहुत सारी पब्लिक अभी भी खड़ी हुई है तो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। अच्छा। और मतलब पहली बार मुझे ऐसा लगा यार मैंने कुछ ऐसा क्या कर दिया, और लोग ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ सब कुछ ले रहे हैं मेरा, और बार बार हाथ मिला रहे, सर बहुत अच्छा, सर बहुत अच्छा किया आपने। एक फैमिली थी, वो भी आई मेरे पास, पति पत्नी और उनकी एक बेटी, तो उन्होंने भी बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, बधाइयां दी, और सर हम आपके फैन हैं, हम आपका हर नाटक देखने आते हैं, लेकिन इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। इतना हुआ, खैर धीरे धीरे सब लोग निकल गए, तो मैंने भी अपना बैग उठाया और इधर मेट्रो स्टेशन की तरफ मैं आ गया। अच्छा, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन की तरफ। वहां तब मेट्रो नहीं चलती थी। हाँ, मतलब वो रोड था जो है, हाँ, इसलिए मैंने कहा इस रोड पे आ गया मैं। हिमाचल भवन के सामने खड़ा हुआ था मैं, रोड पार करके, और बस वेट कर रहा था, या तो मुझे कुछ बस मिल जाए, ऑटो मिल जाए, या कुछ ऐसे मिल जाए जो मैं लक्ष्मी नगर रहता तो वहां चला जाऊं। तो इतने में मैंने देखा वही फैमिली, गाड़ी आ रही है, वही फैमिली जो मुझे अभी विश कर रही थी, वो बच्ची ऐसे हाथ निकाले, अंकल अंकल, और पापा देखो अंकल, और पापा ने उनकी गाड़ी नहीं रोकी और वो चले गए। चंद मिनटों में ही वो खुमार उतर गया, चले गए। मुझे तब मुझे ऐसा दुख हुआ कि यार क्या है, मतलब ये तो एक एक्टर है, ज्यादा सेंसिटिव होता है वो, तो वो छू गई बात मुझे। और इसी का उल्टा देखिए, अब मेट्रो चल रही थी और मैं मेट्रो में बैठा हुआ हूं,
मुझे जाना था लक्ष्मी नगर से द्वारका। तो कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेट्रो में थे, वो मुझे बार बार देख रहे हैं। तो मुझे भी लग रहा है पता नहीं क्यों देख रहे हूँ मैं भी एक्टर थोड़ा कॉन्शियस हो ही जाता है। नहीं तो मैं इतना तो नाम तो कहाँ, मेरा थिएटर करता था मैं तो लगातार। तो फाइनली जब डेस्टिनेशन मेरा पास आने वाला हुआ, वो बच्चे लोग मेरे पास आए, सर हम आपसे बहुत देर से कहना चाह रहे थे ये बात, हमने आपका वो प्ले देखा था। अच्छा, और सर हम आपके बिग फैन हैं। आपके बहुत बड़े फैन है। तो मुझे ऐसा लगा यार बस सब कुछ मिल गया मुझे। एक्टर को वाहवाही चाहिए ना एक, मतलब आपको रिकग्निशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो आपको जो होती है वो प्राइसलेस चीज होती है। शायद मुझे लगता है वाहवाही के लिए ही तो करते हैं यार, जो भी हम काम कर रहे होते हैं वाहवाही। हर व्यक्ति चाहेगा कि उसकी तारीफ हो उसके काम की, और कोशिश प्रयास यही रहता है। काम आप करते किसके लिए हैं? दर्शकों के लिए कर रहे हैं ना, परफॉर्मेंस ऑडियंस के लिए। ऑडियंस के लिए। जब ऑडियंस ही आपको पसंद नहीं कर रही है तो आप कब बेकार है मेहनत करना इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में। मतलब अगर आपको रिकग्निशन मिल रही है इस तरीके से तो मतलब एक अलग अनुभव होता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइसलेस चीज होती है। हाँ, ये मतलब बहुत अच्छी बात आपने बताई। मतलब ये सुन के मतलब थोड़ा सा मैं शॉक भी हुआ कि 2 मिनट पहले वो आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे थे लोग, और 2 मिनट के बाद वो जादू टूट गया। और लेकिन ऐसा हुआ क्यों ये समझ में मेरे आज तक नहीं आया है। लेकिन वो घटना मुझे याद है अभी भी। इसका मतलब सोचो उस घटना ने कितना असर डाला होगा मेरे ऊपर। मुझे लगता है ये तो अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म टाइप की है। हाँ मतलब तालियां बज रही हैं, मंच पे आप खड़े हो, लोग सीटियां बजा रहे हैं, और जब आप मेकअप उतार के बाहर आ रहे हैं लोग आपको ऐसे देख रहे हैं और ऐसे चले जाते हैं मुंह फेर के। ये मतलब अनुभव है थिएटर के, फिल्मों के थिएटर के। मतलब तो ये चीज आपको मतलब एक सीख भी देती है लाइफ में कि मतलब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एक क्षणिक है। मतलब जैसे आप थिएटर में आप कर रहे हो, या मतलब जो आप अभिनय कर रहे हो, आपने अपना वो रोल अदा करा, कट, उसके बाद फिर आप दूसरी लाइफ में। बिल्कुल। मैंने वो बताया ना एक फिल्म की थी शेरनी विद्या बालन के साथ, यार क्या अनुभव है मेरा। और क्या वो विद्या बालन जी हैं, मतलब क्या पर्सनालिटी है यार वो। मतलब वो मेरा इतना शानदार अनुभव है कि पहले दिन ही सेट पे जब मैं पहुंचा और मैम के साथ मेरा सीन, उन्होंने पहले दिन से मुझसे कहना शुरू कर दिया, हेलो अनूप जी। तो मैंने मैम आप मुझे अनूप जी क्यों कहती है? बोले नहीं आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप ये हुआ। तो इतना हम लोगों ने इतनी गप्पे और इतनी बातें की है सेट पे, मतलब बक 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 बातचीत चलती। डायरेक्टर बोलता था अरे यार तुम लोग कब चुप हो जाओ यार, कब मतलब हंसते रहते हो हर वक्त, भले ही सीरियस सीन होने वाला है अगला। तो ऐसे रिलेशन हो गए थे उस वक्त। ये है ट्यूनिंग, क्योंकि विद्या मैम को पता था कि अगर मुझे इसके साथ काम करना है तो मुझे तो मुझे भी ये पता था मुझे इनके साथ काम करना है। हाँ, तो इजी करना पड़ता है ये। ऐसे मैंने बताया ना जो ओमपुरी सर के साथ जो मैंने की थी फिल्म, उसमें भी इतना इजी हो गया था। फिर मुझे लगता ही नहीं था कि मैं किसके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ। कितने दिग्गज है, कोई एनएसडी कितने बड़े स्टार है, एनएसडी के फिल्मों कितने बड़े। हाँ, ये आपका मतलब यही चीज होती है कि आप उस चीज को कैसे, मतलब दूसरे बंदे को कैसे सहज करते हो कि वो आपके साथ घुल मिल जाए, मतलब आपको इजी हो के आपसे जो अगर आप किसी इंसान के साथ सहज होके काम करेंगे तो आपके जो नेचुरल चीज है जो करना चाहोगे वो अपना ईगो हटाना पड़ता है। हाँ, वो चीज जरूरी है बहुत, है ना। नहीं तो फिर वो बात हो जाएगी ना कि फिर बंदा तो उसी हेजिटेशन में ही रह जाएगा कि अरे तो इतना बड़ा स्टार है, इसके साथ में कैसे परफॉर्म। वो अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा।